डिलिमिटेशन अगर होता है, परिसीमन होता है, तो वो सभी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए एक समान ही लागू होगा, चाहे उसमें रूलिंग पार्टी है या विपक्ष की पार्टी है। कांग्रेस के लिए भी वही अगर परिसीमन में सीटें बढ़ती हैं और जमा घटा कुछ गांव, कुछ शहर, कुछ एरिया इधर से उधर होता है, तो सभी के लिए सेम ही होगा। तो इसीलिए इसको राजनीतिक तौर पे हम क्यों देख रहे हैं? देखिए, मैं वही कह रहा हूँ, राजनीतिक हस्तक्षेप होता है। चुनाव आयोग में भी कुछ अधिकारी ऐसे होंगे जो परिसीमन में भी अधिकारी हमेशा एज रूलिंग पार्टी को रहता है। वो हम प्रेजुडिस लेके ना चलें, हम अगर होता है तो फिर हम उसकी बात तब करेंगे कि ये ऐसा इसलिए हुआ। देखिए 2008 में जब हुआ तो उस समय यूपीए की सरकार थी, यूपीए 1 थी, फिर यूपीए 2 आई। तो जो पावर में होता है उसके जोर में जो होता है वो करता है, और ये सदा से चलता आया है। जनगणना 2011 में हुई थी, अब जनगणना दोबारा से 1 अप्रैल से दोबारा शुरू हो रही है। 1 साल का शायद अनुमानित है कि हो जाएगा, उसके बाद डीलिमिटेशन का प्रोसेस शुरू होगा। तो हरियाणा में आप ये बताइए कि अगर सीटें बढ़ती हैं, पहले लोकसभा की बताइए, कितनी सीटें बढ़ेंगी और कौन सा एरिया एक्सपेंड होगा, सबसे ज़्यादा किसको फ़ायदा होगा, किसको नुकसान होगा? देखिए, अगर 545 से 33% सीटें बढ़ाई जाती हैं तो लगभग जो मुझे लगता है 182 के करीब सीटें बढ़ सकती हैं। 33% परफेक्ट बता रहा हूँ। 545 और 182 को यदि हम जोड़ देते हैं तो ये आंकड़ा लगभग 727 के आसपास पहुंच रहा है। मतलब 1/3 सीटें सीधी सी बढ़ जाएं। हरियाणा में 10 की 1/3 13.33, तो उसको 13 तक भी सीमित रखा जा सकता है, 14 तक भी ले जाया जा सकता है। अब भाजपा रूलिंग पार्टी है, इस तरह से के एस्पेक्ट मुझे बनते दिख रहे हैं जहां पर उनके फेवरेबल जो कैडर बेस वोट बैंक ज़्यादा है वहाँ लोकसभा सीटें ज़्यादा बनाई जाने की संभावना है। जहाँ पर कैडर बेस वोट कम है वहाँ पर सीटें कम इजाद करने की संभावना है। अब हरियाणा में यदि 13 हो या 14 हो, एससी सीट 3 आरक्षित होंगी, अभी 2 हैं। 33% महिलाओं में 5 सीटें, मुझे जो लग रहा है 33% महिला आरक्षण में 5 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी। यदि 3 सीटें हरियाणा में एससी के लिए आरक्षित होती हैं तो कम से कम 1 सीट महिला के आरक्षित जरूर होगी, एससी महिला के लिए। अब बीजेपी